कितना है? मर्जीना ने गड्डी गिने बगैर बेपरवाही से अपनी जैकेट की जेब में डालते हुए सवाल किया। 5,000। डैनी ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। 250 और मांग का ही। वो बोली, कोस्ट गार्ड ने 2 लॉन्च पकड़ लिया है, माल एकदम महंगा हो गया। डैनी ने एक लफ्ज भी कहे बगैर पर्स निकाल कर 250 रुपए उसे दे दिए। कल परसों तक शायद 550 हो जाएगा। बुढ़िया ने नोट जेब में अड़ते हुए उसे पेश की इतला दी। दोनों लॉन्चों पर फुल लोड था। मार्केट में माल शार्ट होने वाला है। 2-3 क्रेट तो और ले जाओ। डैनी हंस पड़ा। तुम सारा दिन तो घर में कुसी मोहन पर बरसती रहती हो, फिर तुम्हें मार्केट की खबरें कहां से मिल जाती हैं? मर्जीना ने पुरगुरूर अंदाज में अपने सर को खफीफ सी जुम्बश दी। फिर बोली, हमारा सप्लायर मार्केट का किंग है। वो जो बोलता है ओ का रहता है। कल हमको एक कस्टम ऑफिसर भी बोला था कि 2-4 दिन में पूरा कोस्ट सील हो जाएगा। वो बेचारा हफ्ते में 1 बोतल से ज्यादा नहीं खरीद सकता, मगर कल 7 बोतल लेके आए। इंडिया न्यूज की बात पूरी होने से कबल उठ गया, क्योंकि मोहन अखबार में लिपटा हुआ गत्ते का वजनी कार्टन उठाए बाहर आ रहा था। उसे कार्टन डिग्गी में रखवाया और वहीं से हाथ हिलाकर मर्जीना को अलविदा कहता हुआ रोजाना हो गया। घर पहुंचकर वो देर तक नीम गर्म पानी के शावर के नीचे खड़ा रहा। उसके ज़हन में धैर्य का गदाला के हंसते मुस्कुराते फिक्रों की बात का गूंज रही थी, और वो अपने वजूद में एक अजीब से सनसनी उभरती महसूस कर रहा था, जिससे वो अभी तक नास न था। नहाने के बाद लिबास तब्दील करते हुए गैर इरादी तौर पर गुनगुनाने लगा, मगर ख्वाबगाह में आते ही वो चौंक पड़ा। उसे रात में बात से बात करनी थी, मगर उससे पहले जंगीर से गुफ्तगू करनी जरूरी थी, ताकि लांडी वाले वाकई की मुकम्मल रिपोर्ट के अलावा दूसरे मामला से भी पूरी तरह आगाही हासिल कर सके। उसने फोन पर जहांगीर का नंबर मिलाया तो पहली ही घंटी पर रिसीवर उठा लिया गया, मगर रिसीवर पर निस्वानी आवाज सुनाई थी, जिसे वो फौरन पहचान गया। डैनी की हैसियत में वो बारहा जहांगीर की बीवी से मिल चुका था, और वो भी उसकी असल आवाज पहचानती थी, तो वो लाहौर से लौट आई है। डैनी ने सोचा, फिर बदली हुई आवाज में रिसीवर पर जहांगीर के लिए तैयार किया। वो डैनी की उस आवाज की अहमियत से यूं वाकिफ थी कि जहांगीर उसकी कॉल सुनने के लिए हर वक्त अपनी हर मुसीबत तर करने के लिए तैयार रहता था। चंद सानियों बाद जहांगीर लाइन पर था। यस वास उसकी आवाज में जड़े हुए सांसों का आहंग भी शामिल था। शायद वो मकान के किसी दूर उफ्तादा कोशे से दौड़ता हुआ फोन तक पहुंचा था। राजू के अड्डे का क्या रहा? बैल ने बदली हुई और राती आवाज में बराह रास्त सवाल किया, और फौरी तौर पर उसे ख्याल आया कि उसके और बास के दरमियान राब्ते के लिए टेलीफोन मखदूज तो उसके और राजू के अड्डे का क्या रहा? डैनी ने बदली हुई वो राती आवाज में बराह रास्त सवाल किया, और फौरी तौर पर उसे ख्याल आ गया कि उसके और बास के दरमियान राब्ते के लिए टेलीफोन मखदूज था, तो उसके और जहांगीर के माबैन भी फोन पर खुली खुली गुफ्तगू खतरनाक थी। शहर में लाइनों का निजाम गड़बड़ हो रहा था। उनकी गुफ्तगू में कोई भी तीसरा क्रास कनेक्ट हो सकता था, और अगर वो खामोश रहता तो उनके इल्म में लाए बगैर पूरी गुफ्तगू सुन सकता था। सातों ने एतराफ कर लिया है, जहांगीर कह रहा था। उनकी निशानदेही पर 2 मुलजिम और पकड़े गए हैं। एतराफ कर लिया है? डैन ताहिर अमेज लहजे में गुराया। अगर तुमने तो कहा था कि वो गैर मुतल्लिका लोग थे। यस सर, जहांगीर की आवाज सुनाई थी। लावारिस लिफंगों से किसी भी किस्म का एतराफ करवाना पुलिस के लिए बाएं हाथ का कील होता है। जो पकड़ गए उनमें से किसी की भी पुश्त पर मजबूत हाथ नहीं है, लिहाजा तशद्दुद ने उन्हें एतराफ पर मजबूर कर दिया। अब हमारे आदमी महफूज हैं, वो खुद भी अपने वसाइल पुरस्कार ले आए हैं। पुलिस मुनज़्ज़म हमले की बजाय शराबियों के बाहिमी तसादुम के इम्कानात की रोशनी में तफ्तीश कर रही है। गुड। डैनी को उगराट तहसीन अमेज थी। मैं चाहूंगा कि तुम पर्दा रहकर गिरफ्तार होने वालों के घरानों की माली मदद करते रहो। रिहाई के बाद वो तुम्हारे अच्छे कारकुन साबित हो सकेंगे। बाजार बिल्कुल मंदा हो गया सर। जहांगीर की झिझकती हुई तजवीज़ आवाज उभरी। क्यों? डैनी को इतला पर बिला वजह ही गुस्सा आ गया, जैसे बाजार की मंदी में जहांगीर जाती तौर पर कसूरवार हो। ब्लैक गोल्ड सर। जहांगीर की आवाज में हल्की सी लर्जिश थी। हालांकि नए माल की रिपोर्ट बहुत हौसला अफजा है। आज सिविल अस्पताल में एक रिक्शा ड्राइवर हादसे के बाद दाखिल हुआ है। वो 4 दिन से ले रहा था। आज अस्पताल में होने की वजह से डोज न ले सका, हालत गैर होगी। सुना है डॉक्टर खुद उसे डोज देने पर मजबूर हो गए। अच्छी खबर है, लेकिन ये असरात तो तुम्हें पहले ही बता दिए गए थे। जी, ब्लैक गोल्ड के ट्रैफिक की रोकथाम के लिए इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का एक वफद इन दिनों शहर में आया हुआ है, जहांगीर बता रहा था। उसके सरबराह डॉक्टर वेस्लर ने भी आज उस मरीज को देखा और बाद में अखबारी नुमाइंदों पर अपनी तशवीश का इजहार किया कि शायद डाई एसिटाइल मॉर्फिन भी आखिरकार कराची के जेर जमीन बाजार में आ गई है। डॉक्टर वेस्लर ने उसे बदतरीन खतरे की घंटी करार दिया है। डैनी हंसा तो उसकी आवाज में दरिंदगी नुमाया थी। सुनो, ये सब बेकार लोग हैं, आते जाते रहेंगे, मगर फाइलें मोटी करने के सिवा कुछ नहीं कर सकेंगे। ये अच्छा हुआ कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारा फायदा किया है। उसके बयान की अच्छा से तशहीर होगी, और जो लोग अभी उस जरूर से नाशना हैं वो भी उसकी तलाश में निकल खड़े होंगे। क्या उसका बयान किसी अखबार में छपा है? नहीं सर, ये अभी शाम तवा क्या है, शायद सुबह के अखबारात में आता है। आज शाम के अखबारात में तो बस रिक्शे की हादसे की खबर है। यानी ने फोन बंद कर दिया और उस कांच की बोतल ले बैठा। दुनिया के चक्कर ही कुछ अजीब था। हल्के से सुरूर के आलम में उसने सोचा,
उसने ढक्कन हटाकर बोतल से गिलास भरना चाहा, लेकिन बोतल उल्टी होगी और उसमें से कुछ बरामद ना हुआ। वो बोतल कालीन पर लुटाकर अपने आप ही मुस्कुरा दिया। चढ़ गई है डैनी बेटे, उसने सोचा, अब बस करो वरना। उससे आगे सोचते ही वो बौखला गया। कुछ देर बाद उसे बात से बात करनी थी, लेकिन उस वक्त हवास में होने के बावजूद वो अपने बारे में ज्यादा पुरअतमाद नहीं था, क्योंकि उसे याद आ गया था कि वह इम्काना तौर पर दो हीरोइनों का मुवाजना करने बैठ गया था। वो सिगरेट सुलगाकर उठा और बाहर आ गया। मेज तैयार थी। उसे देखते ही साजनों की डिशें भी लगाती गई और वो खाना खाने बैठ गया। अचार उसने नहायत प्रागदिली से अपनी प्लेट में डाला था। पीने के मामले में बहुत खाक था। नशे को उड़ाने और बढ़ाने के रमूज से अच्छी तरह वाकिफ था। खाना खाकर उठा तो खोया हुआ एतमाद बहाल हो चुका था। बस शर्मिंदगी का हल्का सा एहसास बाकी था। बाहर शायद चौकीदार रेडियो सुन रहा था, जिस पर कोई लोचदार आवाज गजल सरा थी। वो टहलते हुए सुनने लगा। गजल के बाद एक तकरीर शुरू हुई तो वो ख्वाबगाह में लौटा, लेकिन हल्के हल्के सरूर में डूबे हुए जहन में हसरत बड़ी आवाज में गाते हुए चार मिसरे मुसलसल गूंजते रहे। काश ऐसा हो कि अब के बेवफाई मैं करूं, तू फिरे करिया बकरिया कू बकू मेरे लिए। मैं तो लाह महदूद हो जाऊं समंदर की तरह, तू बहे दरिया बदरिया जू बजू मेरे लिए। मुकर्रर वक्त पर उस मिजाज पीटर रिसीवर ऑन किया तो खुलाफत व कुछ चंद ही सानियों बाद मुझे बास के मखसूस को नूदा ज़दा आवाज सुनाई दी। डेली कॉल रिसीव करने के बाद बास का इशारा मिलते ही अपनी रिपोर्ट शुरू कर दी। गुलशन ने इकबाल वाली औरत की बेदखलीफी का तज़किरा दानिस्ता गोल कर गया था। मुझे खुशी है कि तुम पहले इम्तिहान में कामयाब हो गए। ओवर। डैनी के बाद मुकम्मल होने पर बास की आवाज उठी। कौन सा इम्तिहान सर? ओवर। डैनी ने हैर से सवाल किया। उसने हदायत के मुताबिक तुम्हें उलझाने की कोशिश की, मगर तुम बच निकले। मैं देखना चाहता था कि तुम तरगीब से किस हद तक बहक सकती हो, क्योंकि अब तुम्हें एक अहम काम दिया जाने वाला है, जिसमें और सबसे बड़ी रुकावट साबित होती है। खैर ये बाद में होगी, पहले रिपोर्ट मुकम्मल करो। ओवर। डैनी ने आगे से मिली हुई मालूमात थोड़ाई। तो बहुत अच्छे जा रहे हो। वाकई बास उस पर मेहरबान था। डॉक्टर वेस्लर कल वापस जा रहे हैं। अगर चंद वो यहाँ रुकता तो मैं ऐसा स्कैंडल खड़ा करता कि हिरन का नाम एकदम हर तरफ गूंज उठता। चाहो तो आप भी कोशिश कर सकती हो कि उसके सामान में 1000 ग्राम हीरोइन पहुंचा दो और फिर कलेक्टर कस्टम को किसी पब्लिक बूथ से फौरन डॉक्टर वेस्लर की ये नाकाम कोशिश बता दो तो वो हीरोइन बेस में जा रहा था। ये हीरोइन की तशहीर वाला काम बन जाएगा और शाम तक अखबारों में तड़तल्ली मचाएगी। मैं कोशिश करूंगा सर, डैनिन धर्तदी के साथ कहा, लेकिन ऐसी कोशिश के बाज़ असरात हमारे लिए बदतरीन साबित हो सकते हैं। डॉक्टर वेस्लर यूनेक्सो का आदमी है और उसे बतहरी सहूलतें हासिल होगी। ओवर। दूसरी तरफ से पुरख्याल लहजे में कहा गया। एतमाद का आयल साबित करते जा रहे हो, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। अगर यही दावा हमारा उलट गया तो हमें लेने की देने पड़ सकते हैं। ओवर। शुक्रिया सर। डैनी का सीना खुशी से फूल गया। पुरस्कार अर्शद से उसके लिए लाख नापसंदीदा सही, लेकिन था तो उसका बासी और जुबान से निकली हुए दादो से सीना में इस कलमात भी उसके लिए एक अहमियत रखते थे। लेकिन फौरी तवज्जो का तालिब यह अमर था कि चरस बाजार में आते ही हीरोइन की उठान गिर गई है। ऐसा मालूम होता है जैसे काम शुरू करने वालों ने चरस की अवरात होती ही दोबारा उसे ले लिया है। ओवर। उसका मूल्य पहले से अंदाजा था। उसके लिए तुम्हारे साथियों पर जरा आगे बढ़ना पड़ेगा। बनूदा आवाज पुरस्कून रही। हमारे सामने सिर्फ 3 निशाने हैं, चरस, शराब और देसी। तुम्हें इनकी खराब मैदान में आना पड़ेगा। ओवर। मैं समझा नहीं सर। ओवर। गैरी ने हैरत के साथ कहा। पुलिस और अबकारी के महकमों में अब भी ईमानदार अफसर मौजूद हैं। तुम्हारे साथ ही उनसे ताउन करेंगे। चरस, शराब और देसी नशों के बारे में खुद गुमनाम रहकर मुखबरी करेंगे और पै दर पे छापे पड़वाएंगे। इसी तरह मैदान साफ हो सकेगा। ओवर। डैनी के जहन में बेख्तियार मोहनदास की मजलूम सूरत उजागर हुई और वजीरा का बुझा हुआ चेहरा भी उभर आया। बड़ी अनोखी तदबीर है सर। ढंग से काम किया जाए तो चंद ही रोज में मैदान साफ हो जाएगा, मगर एक बात मेरे जहन में मुसलसल खटक रही है। ओवर। अधूरी बात मत किया करो। तदीबी लहजे में कहा गया। क्या उलझन है तुम्हें? मेरी उजांगी तो गुफ्तगू सुन लिए जाने का इम्कान है। डैनी ने पुज मुर्दा लहजे में कहा। नलव से फटकार सुनकर चंद सानिये पहले उबरने वाला सारा जोश पल भर में काबूद हो गया था। नए प्रोग्राम के बरक भी किसी गैर मुतल्लिक़ आदमी के कानों में पड़ गई तो हम दुश्वारियों में पड़ जाएंगे। ओवर। मैं फौरी तौर पर तंजीम में नो कर रहा हूँ। मेरा काम रवायती तरीके पर नहीं चल सकेगा। आज शाम जिबा हाउस में तुम्हारे नाम एक दस्ती पार्सल पहुंच जाए, जिसमें 2 ट्रांसमीटर रिसीवर मौजूद है। उनमें से एक तुम्हारे पास रहेगा, दूसरा जानिए के पास। उसी किस्म का तीसरा ऑपरेटर्स मेरे पास है। एक ऑपरेटर्स पर नशर किया जाने वाला पैगाम पयक वक्त बकिया 2 आदमी सुन सकेंगे। आइंदा पैगाम रसानी इसी तरीके से होगी। तुम्हारा कोड बदस्तूर D1 बहेगा या गिर D2 कहलाएगा और मेरी शनाख्त B4 होगी। इस तरह मैं बराह रास्त भी D2 को हदायत जारी कर सकूंगा।
पार्सल में एक छपा हुआ ब्रोशर भी है, बाकी तरसीलात के लिए उसे गौर से पढ़ लेना। ओवर। और मौजूदा ऑपरेटर्स का क्या होगा सर? ओवर। डैंग ने सवाल किया। वो सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान राब्ते के लिए, वो अलग फ्रिक्वेंसी पर काम करता है और उस पर होने वाली गुफ्तगू कोई और नहीं सुन सकेगा। हाँ, अब ये बताओ कि तुमने ब्रीफकेस का जायजा ले लिया था? ओवर। यस सर, डैन ने जल्दी से कहा, लेकिन मैं उन कागजात से कोई नतीजा हासिल नहीं कर सका। ओवर। एशियन सिंडिकेट लिमिटेड दस्तकारी की अशिया का एक बरामदी इदारा है जिसके कारोबारी रवाबत इंग्लैंड, यूरोप और अमेरिका तक फैले हुए। तुम उस फर्म के नुमाइंदे हो। ग्रे क्लाथ हेवन के लिए एक खुफिया नाम है। अमेस्टरडम की फर्म नमूना देखकर ऑर्डर कन्फर्म करेगी। वो फर्म पिटरसन हॉलैंड और इटली की एक मुश्तरका सिंडिकेट की मलकियत है। उसके नुमाइंदे से एक मीटिंग में तुम्हें मामलात निपटाने हैं। ओवर। मैं तैयार हूं सर। ओवर। मकामी धंधे से बैनुल अक़वामी सौदों में इफ्तारात मिलने की इत्तला ने उसके वतन में सनसनी की लहरें तोड़ा दी थी। पर सूबों के LM की बराह रास्त लंदन आने वाली परवाज पर तुम्हें टोक्यो के लिए सफर करना है। वाज उसे बता रहा था, पूरी मुहिम में तुम बारीक दस्तानी इस्तेमाल करोगे ताकि कहीं भी तुम्हारी उंगलियों के निशानात बाकी ना है। सफर के लिए तुम ऐसा सूट मुंतखब करोगे जिसके साथ गहरे नील रंग की सादा टाई पहन सको। उस बाद तुम पकड़ की शक्ल वाला लुकरेगी टाई पिन लगाओगे। बस क्लास हो वजूद एजेंट टाई के रंग और टाई पिन से तुम्हें पहचान कर उठवाई तरफ मुतवज्जा होगा और तुमसे तुम्हारी दाहिनी पिंडली के फ्रैक्चर के बारे में दरियाफ्त करेगा। तो वैसे ऑपरेशन के नतीजे पर सेहतयाबी की इतलात होगी। इस इब्तदाई शनाख्त के बाद तुमको वो अपना मुसद्दिका शनाख्तनामा दिखाएगा जिस पर उसकी तस्वीर और उसकी फर्म की मोहर होगी। तुम बोले जन की सर्व बमोहर टैली उसे दे दोगी। वो बैंकॉक में उतर जाएगा और तुम टोक्यो उतरोगे। अगले 2-3 रोज में वो टोक्यो पहुंचकर तुमसे मिलेगा। अजूली नुकात की वजाहत के बाद ग्रे क्लाथ की गारतों का बाकायदा तहरीरी ऑर्डर दे देगा। बस याद रखना कि दाम उन्हें बताए जा चुके हैं जिसमें कमी पेशी का तुम्हें कोई चार नहीं है। पकिया मामलात में तुम आजाद होगी। टोक्यो एयरपोर्ट पर तुम ग्रुप टूर्स ऑर्गेनाइजर नामी इदारे के काउंटर पर सोकोमोतो नामी शख्स से रजू करोगी। तुम्हारा शराक नामा देखने के बाद वही तुम्हारी रहाइश का बंदोबस्त करेगा। अपनी जरूरियात के लिए तुम मुझ पर आंखें बंद करके एतमाद कर सकोगी। ओवर। ओके सर, मैं फौरी तैयार हूं, शुरू कर देता हूँ। जहांगीर के लिए ट्रांसमीटर ये हाउस ही मैं छोड़ दूंगा, बल्कि आप इजाजत दे तो अब मैं किसी गुमनाम आदमी का ढोंग खत्म करके जहांगीर से अपनी असल आवाज में गुफ्तगू करनी शुरू कर दूं। ओवर। नहीं, सख्त लहजे में कहा गया। तंजीम को मातहतों के लिए अतुल इम्कान पेचीदा बनाए रखो। तुम्हारी दोहरी शख्सियत हर लिहाज से सूद मत रहेगी। लेकिन ये याद रखना कि D1 B4 का मातहत और D2 का ऑफिसर है। ओवर। ओके सर, डैनियल ने धीमी आवाज में कहा। आप ठीक कह रहे, इसे मुझ पर जरा भी शुबा नहीं है। जब मैं अपने सामने कही हुई बातों पर सरबराह के तौर पर उसे तादीद करता हूँ तो वो उगला जाता है और अब तो शायद वो अपने साए से भी मोहतात रहता है। ओवर। तुम खुद जिम्मेदार आदमी हो, अच्छी बुरी बातों को समझते हो। आइंदा छोटे मोटे वसाइल अपनी स्वामदीद के मुताबिक हल कर सकते हो। आम मामलात में मुझसे मशवरा कर सकोगे। और हाँ, तारिक से अब हर एक को दूर ही रखो। मुझे शुबा है कि वो किसी की निगाहों में आ गए। ओवर एडाल। ऑपरेटर्स बेजान हो गया। डैडी ने उसका स्विच ऑफ कर दिया। तारिक के बारे में आखिरी हदायत सुनकर वो परेशान हो गया था। अगर बात का कच्चा दुष्ट था तो तारिक की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। जहांगीर ने बात से तो कह दिया था कि राजू के अड्डे पर हमले और उसके भाई के कथे के सिलसिले में गिरफ्तार होने वालों के एतराफ के बाद उसके आदमी महफूज हो गए थे, लेकिन खुद उसका दिल मुतमईन नहीं था। उसने अल्लाह दिल लाख टटोला लेकिन अपनी बेईमानी का पूछ आवाज न पा सका। राजू की तरफ से उसे यकीन था कि वह हमलावरों के बारे में सख्ती से अपनी जुबान बंद रखेगा। अपने इलाके का नौजवान और उभरता हुआ वनमाय था जिससे अपने जोर बाजू पर बहुत नाज था। यही वजह थी कि बार बार की तंबीह के बावजूद वो कहत के दिनों में चरस फरोशी में हाथ टालने से बास न आया। शायद अपने अड्डे पर हमला आवर होने वालों से बखूबी वाकिफ था, लेकिन पुलिस के सामने उनके नाम जाहिर करके जिल जमीन दुनिया में अपनी जग हसाई नहीं करना चाहता था। जराइम की दुनिया में ये एक लगापदा असूल था कि आपस की इख्तलाफात हर हाल में खुद ही तय किए जाए। इस आदम की नौबत आती तो फिजा उस वक्त तक बारूद और इंसानी लहू के बू से रची रहती जब तक पुलिस चाय वारदात पर नबा हो जाती और उसके आते ही फ्रीकैन रज़ाकाराना जंग बंद करके मैदान से भाग लेती। अगर एक आध जख्मी पुलिस के हाथ लग भी जाता तो सिरा अल्लाह इल्मी का इजहार करते हुए खुद को फसाद की जद में आया वो बेगुनाह राहगीर साबित करता और यूं पुलिस को बाहिमी रकावतों से दूर रखकर सारे झगड़े आपस में निपटाए जाते थे। फिक्र की मुम सी वजह ये हो सकती थी कि पुलिस उन सातों के अतराफ की असलियत से वाकिफ थी। अफसरान खूब जानते थे कि मुतफर्रिक मकामात से गिरफ्तार वो लिवानों ने महज होलनाक तशद्दुद से अपनी जान बचाने के लिए इकबाल जुर्म किया था। ऐसे में अगर कोई मेहनती आड़े आ जाता तो अब जोर पर तरसीद जारी रखते हुए असल मुजरमों तक पहुंचने की कोशिश की जाती। इसलिए जहांगीर फोन बंद होते ही घर से निकल खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हो? उसे रवानगी पर रवाना देखकर उसकी बीवी ने सवाल किया था। एक जरूरी काम है, जहांगीर ने उसे समझाते हुए जैसे में कहा। थोड़ी देर में लौट आऊंगा। उन पर किससे बात हुई थी तुम्हारी?
उसने इस बार पुरस्कार फोन के बारे में सवाल किया। एक दोस्त था, जहांगीर ने मौजू को वही खत्म करने के लिए बात बनाई। मैं नहीं मान सकती, उसने बेयकीनी से कहा। दोस्त से यूं अदब से सर कहकर बात नहीं की जाती। वो जब भी फोन करता है तुम मुअल्लिक हो जाती। जहांगीर के पता मैं अंदाज में हंस पड़ा। अरे भाई, दोस्ती अपनी जगह है, दरअसल वो एक अहम अफीसर हैं। जरा खुशाम भी बाकी हुआ है, लिहाजा मैं भी उसे मक्खन लगा देता हूँ। मैं फोन उठाती हूँ तो ऐसे खुश्क लहजे में घुरा कर बात करता है जैसे तो भी अपना जरखरीद गुलाम समझता है। मैंने आज तक अपनी जुबान बंद रखी, लेकिन आइंदा मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। इससे कहो कि अगर फोन न किया करे। वो शायद काफी दिनों से भरी बैठी थी। तुम ठीक कह रही हो, मैं कोशिश करूंगा कि वो थर्ड फोन न करे, और खुद आती है तुम मुझसे कुल बदतमीजी न कर बैठना। बुझाए हुए तीसरा दिन हो रहा, लेकिन तुम्हें कोई फुर्सत नहीं मिली है। जहांगीर उसकी बात से सुनता हुआ वहां से रवाना हो गया। उसका रास्ता कासिम पाई तक महदूद था। चैक टू इजाफाती इलाकों में माल की तकसीम का काम वही सब अंजाम देता था। कासिम खाना दर में अपने ठिकाने पर मौजूद था। जहांगीर को देखते ही उस तरफ आया और जहांगीर उसे गाड़ी में बिठाकर टावर की तरफ हो लिया। वो अमगादर को कुछ दिन के लिए पंजाब भेज दो। कासिम के इस्तिफसार पर जहांगीर ने अपना मद्दा जाहिर किया। मगर क्यों? कासिम भाई ने हैरत से पूछा। वे रंजरको पर बेवक्सर ड्राइविंग करते हुए जहांगीर ने उसे बड़ी मुश्किल से आमादा किया कि वो अपने भाई को सुबह की परवाज से गांव भेजे। फिर कासिम भाई उसे मंदी का रोना सुलाता रहा। उसका इसरार था कि सिर ईंधन के बजाय चर्च का धंधा भी साथ साथ जारी रखा जाए, ताकि कारिंदे भी दो पैसे कमाते रहें। अगर एक दफा आदमी बट गए तो उन्हें यकजा करने में दांतों पसीना आ जाएगा। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसे फिर फोन रिसीव हो गया था, जो डैनी की तरफ से उसे किया गया था। डैनी ने उसे यू हाउस में आने को कहा था, लेकिन उसके वहां से निकलते ही उसकी बीवी उससे लड़ पड़ी थी। रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाएगा डार्लिंग, वो जबरदस्ती मुस्कुराया। तुम घर में अकेली तो नहीं रहती। मुलाजों को मैं अपनी तन्हाई का साथ ही नहीं बना सकती। वो जहांगीर के बात काट कर तरह बोली। इनसे दिन की बात नहीं कर सकती, उनके साथ घूमने नहीं जा सकती। आखिर तुम क्यों नहीं समझते कि तुम पर तुम्हारे वक्त पर मेरा भी कुछ हक है? मैं सब कुछ समझता हूँ सलमा। वो उसके जाने पर हाथ रखकर नर्म और शिकस्त खोरदा रेजन बोला। लेकिन परसों वो औलाद धीरे धीरे ही तब्दील होगी। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मेरी जात किन गोरख धंधों में उलझी हुई है। मुझे अंदाजा नहीं था कि परदेश में ब्याहने के बाद मैं इस कदर तनहा हो जाऊंगी। अपना मुंह दूसरी तरफ फेर कर रूंधी हुई आवाज में बोली। मगर खैर, मुझे तुमसे भी कोई शिकायत नहीं है। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी जब तुम सोरे के अलावा भी घर की कुछ अफादियत समझने लगोगी। वो अंदर चली गई और जहांगीर भारी कदमों से जल्दा बाहर निकला। वो सलमा को कैसे बताता कि अपने वक्त के इस्तेमाल में वो खुद आजाद में ही है। उसका लबा लबा उस पुराती हुई आवाज के इख्तियार में है, जिससे वो खुद मुतनफ़्फ़िर थी। और जहांगीर बाहैसियत हो जाने के बावजूद भी उससे किनारा कशी नहीं कह सकता था। जीवा हाउस के रास्तों पर कार ड्राइविंग करते हुए जहांगीर मुसलसल डैनी के बारे में सोचता रहा था। जब से जहांगीर को ग्रुप का सरबराह बनाया गया था, हर मुआवले में बाद से उसे बराह रास्त हदायत मिलती रहती, और वो कुछ इस रूपी से उन हदायत पर अमल भी करता चला आया था। वो काम ऐसा नहीं था जिसमें उसने हाथ डाला हो और कामयाबी न हुई हो। गुलबाज खान के सिलसिले में थाले ने इस कदर मुकम्मल और भरपूर कार्रवाई की थी कि उस पर आयद मुख्तलिफ इल्जामात में से कम अज कम 3 दफात ने उसके जराइम का नाकाबिल जमानत बना दिया था। मगर फिर भी मुज़ाकरात जारी थे। 1.5 लाख पर बात बनने की उम्मीद थी, जिसके नतीजे में 2 बुनियादी गवाह मुतहर्रिफ हो जाते और यूं गुलबाज खान काबिल जमानत मुलजमों के जुमरे में आ जाता। लेकिन जहांगीर की उस कारकर्दगी के बावजूद पिछले कुछ अरसे से दिल्ली ऊंचा उड़ रहा था। पास ने उसी के जरिए हिरवन जीवा हाउस भिजवाई थी, और अब दूसरी बार डैरी ने फिर उसे वहां तक किया था, जिसका मतलब था कि उसे दोबारा कोई अहम काम सौंपा गया था। जीवा हाउस में दोनों मुहाफिज बरामदे में मौजूद थे और डैरी आराम से बाल पसारे एक सोफे पर विराजमान था। ये पैकेट है तुम्हारे लिए। डैनी ने अपने बराबर में रखा हुआ खाकी कागज का एक पैकेट जहांगीर की तरफ बढ़ाते हुए लीची आवाज में कहा। चाहे जिसमें एक ट्रांसमीटर है जिस पर बास दीवान के हवाले से तुमसे बात करेगा। जहांगीर पैकेट हाथ में लिए उसे खोलता रहा। उस वक्त वो डैनी के सामने खुद को खासा हकीर महसूस कर रहा था, और डैनी कहे जा रहा था ये खास साख का ट्रांसमीटर है। आफोरी के बावजूद इसका इतलाई सर्किट अन बैठा है, और रेडियाई इशारा मौसूल होने पर इसमें से घड़ी की टिक टिक जैसी आवाज पैदा होती है। आनकर का दूसरी तरफ का पैगाम सुना जा सकता है, और सब्ज बटन दबाकर अपना पैगाम नशर किया जा सकता है। ऊंची उड़ रहे आजकल। डैनी के मुकाबले बैठते हुए जहांगीर कोशिश के बावजूद तंज करने से बाज में आ सका। डैनी ने बुकलाकर अपने घूंटों पर उंगली रखते हुए उसे खामोश रहने का इशारा किया, और जहांगीर का चेहरा धुआं हो गया। उसे याद आ गया था कि दीवा हाउस में लिए जाने वाले सांसों की आवाज भी बास के कानों से महफूज नहीं रहती। याद आते ही वो बात बनाने के लिए बोला, तुमसे तो मुलाकात को भी तरस गए हैं हम लोग। डैनी बहुत मकाक था। फौरन ही जहांगीर की कराबाली का मतलब समझ गया और दाहिनी आंख दबाकर बोला, हम लोग तो तुम्हारे और दूसरों के हुक्म के गुलाम हैं। कभी पर्दा नशी हो जाते, कभी मैदान में आ जाते। चंद मिनट तक इधर उधर की बातों के बाद वो दोनों साथ ही बाहर निकलते। बरामदे से पोर्च में उतरने के बाद जहांगीर उसका हाथ थाम कर उसे खुले हुए लान की तरफ लेता चला गया।